हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो ग्रामीण बैंकों की तरफ से बहुत बड़ी और बम्पर जो कहते हैं रिक्वायरमेंट या उनके यहाँ भर्तियां चालू हो चुकी हैं। और आप समझ के चलिए कि कम से कम भी 8,000 पदों के लिए ये भर्तियां जारी की गई हैं। तो 8,000 पद कम नहीं होते, और उसके अलावा ये ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है। तो आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो वहाँ पे आपको इसका मौका मिलने वाला है बहुत बड़े लेवल पे। तो ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट करेगा। और उसके अलावा ये जो आती है रिक्रूटमेंट, ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मतलब कि आईबीपीएस, ये आईबीपीएस जो पेपर लेता है उसी के अंडर ये सारी होगी भर्ती। तो इसमें हम समझ लेते हैं, पोस्ट का नाम हो रहे हमारा RRB 12। और इसके अंदर आप समझ लीजिए वैकेंसी डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ। तो ऑफिस असिस्टेंट चाहिए, ऑफिसर स्केल चाहिए, ऑफिसर स्केल 2 चाहिए, ऑफिसर स्केल 3 चाहिए, लॉ ऑफिसर चाहिए, मार्केटिंग में चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए, आईटी में चाहिए और जनरल में चाहिए। तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको बस ये समझना है कि हम इस तरीके से कुछ काम करें कि हम इसके अंदर भर्ती हो जाएं। तो आप मान के चलिए कि आपका यहाँ पे काम बना ही है। क्यों? क्योंकि पद की संख्या बहुत बड़ी है। अब जहाँ भी पद बहुत बड़े होते हैं वहाँ पे आप मान के चलिए कि वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल हो जाते हैं, बहुत अच्छा एक चांस हो जाता है हमें इस पेपर को निकालने का। तो प्री और मेन एग्ज़ाम होंगे जैसे आमतौर पे होते हैं। सैलरी एज़ पर रूल रहेगी, क्योंकि सैलरी हर एक बैंक में या और हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है। ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है। और अगर हम एज को समझ लें तो एज काफ़ी बड़ी गैप रखी गई है एज के अंदर, 18 से 40 तक का गैप आ रहा है। तो हम इसे मान के चलते हैं कि बहुत शानदार ये गैप है एज का। अब फीस की बात समझ लेते हैं। एप्लीकेशन फीस 850 रुपये रहने वाली है आमतौर पे, तो जो कि आपको जमा करानी है। और अगर आप किसी और कैटेगरी में हैं तो 175 रुपये। तो इसमें बेसिकली चाहिए क्या है, कैंडिडेट शुड हैव पास ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। आप समझ रहे हैं, किसी भी डिसिप्लिन से वो पास हुआ हो उनको वो ही डेट चाहिए। तो आपका पास होना ज़रूरी है। और आप डेटें समझ लें, 1 जून को चालू हो चुकी है और 21 जून को ख़त्म होने वाला है। ठीक है। प्री एग्ज़ाम अगस्त में आएगा और मेन एग्ज़ाम जो होगा वो सितंबर या अक्टूबर में, जो भी डेट डिसाइड होगी वो तब आएगा। अब हम एक बार लिंक पे चल पड़ते हैं। इसके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आईबीपीएस की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन भी सारा दिखा दूंगा। आपको यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आके अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो आपके आगे ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। जैसे सबसे पहले अपना पहला नाम डालेंगे उसे कंफर्म करेंगे। अगर मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो आखिरी नेम डाल के इन्हें आगे चलेंगे। और आपका फुल नेम यहाँ पे लिखा जाएगा इस वाले भाग में। मोबाइल नंबर बहुत ज़रा ध्यान से लिखना, 10 नंबर का होना चाहिए, ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने खुद बोला है। और अगर आपका लैंडलाइन नंबर भी है तो वो भी डाल दें, नहीं है तो छोड़ दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईमेल आईडी बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डालना, क्योंकि सारी जो कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल पे ही आने वाली है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इनकी, आपको नोटिफिकेशन चेक करा देता हूँ मैं। तो नोटिफिकेशन जो आया हुआ है आप ये देखिए, बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है। पर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ये आपके सामने है। ये इनकी ऑथराइज वेबसाइट है जो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन और पार्टिसिपेटिंग आरआर बैंक वो मैं आपको सब दिखा दूंगा, या पढ़ लेना, मैं इसका लिंक आपको लगा दूंगा। तो आपको लगभग आधा आधा घंटा इसके साथ लगाना पड़ेगा। और उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि इसमें करना क्या है मुझे। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तेज़ी से ताकि आप पढ़ लेना। ये देखो। अब सबसे बड़ी बात आपको ये समझना है कि आप जो किस क्षेत्र में आप रहते हो और वहाँ का कौन सा बैंक आपके लिए या आपके एरिया में आ रहा है। ठीक है। तो आप जैसे आप वारंगल में रहते हो जो कि तेलंगाना में है, तो आपके लिए ये बैंक है। ठीक है।
आप मान लो लखनऊ में रहते हो उत्तर प्रदेश में, तो आपके लिए 4 नंबर वाला बैंक है। आप अगर राजस्थान में अजमेर में रहते हो तो आपके लिए 8 नंबर वाला बैंक है। इस तरीके से आपको ये समझ के आगे चलना है। तो बहुत ज़रा ध्यान रखना अपना इस चीज़ को कि आप किस एरिया में रहते हो और आपको किस तरीके के बैंक में जाना है और वो आप किस स्टेट में पढ़ रहा है। और उसी के साथ उसने बोला है कि आपको ये जो आप आखिरी में देख रहे हैं, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आप मान लो सबसे आखिर में फिर दिखा देता हूँ, मान लो महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र में नागपुर उन लोगों ने डाला है जहाँ पे ये बैंक उन्होंने दिखा दिया, और आपको मराठी आनी जरूरी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिकली क्या होता है कि जो उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई बोली है वो आएगा। अब हम एलिजिबिलिटी अगर चेक करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसके अंदर ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये सारी बातें आपको पढ़ लेनी है। और अगर डेट की बात करें तो 1/6 में, मतलब जिस दिन ये आया है, आप सीनियर अगर मैनेजर के लिए जा रहे हैं स्केल नंबर 3 के लिए तो 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अगर मैनेजर स्केल 2 के लिए जा रहे हैं तो 21 से 32 के लिए, मैनेजर 1 के लिए जा रहे हैं तो 21 से 30, और अगर मल्टीपर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो 18 से 28। तो ये मान के चलो कि आपको इसके अंदर आ जाना है। अब यहाँ अगली जो बात आती है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप के लिए, वहाँ पे उन लोगों को रिलैक्सेशन दी गई है, यह आप पढ़ लेना। आमतौर पे 5 और 3 साल की होती है। तो काफ़ी बड़ा उन लोगों ने बताया है, लिखा है कि आपके कौन से रिलैक्सेशन है, वो आप पढ़ लेना। इसमें कोई कुछ खास बात नहीं है। बस समझना ये है कि आपको रिलैक्सेशन किस बेस पे मिलनी है, किस बेस पे नहीं मिलनी, क्योंकि बहुत लोग बाद में फिर क्लेम करने आ जाते हैं। इसलिए सरकार ने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। अब आप समझो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मल्टीपर्पज़ वालों के लिए। तो इन्हें चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। आप ये समझ लो आप किसी भी तरीके से पास हुए हो, किसी भी डिग्री से पास हुए हो, पर आपके पास एक डिग्री है और आप उस एरिया की लैंग्वेज अच्छे से जानते हो, और आप थोड़ा सा कंप्यूटर भी जानते हो, थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज जानते हो, आपका काम बनेगा ही बनेगा। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं ऑफिसर 1 के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। यहाँ भी उन लोगों ने ये करा है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है। तो कोई खास उन लोगों ने पढ़ाई मांगी ही नहीं है। ठीक है जी। ऑफिसर 2 में थोड़ी सी है, बैचलर डिग्री चाहिए पर 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और ऑफिसर 2 के लिए भी इन लोगों ने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है। ऑफिसर 2 के अंदर वो सीए भी डाल देंगे, और लॉ ऑफिसर के लिए जिनके पास लॉ की डिग्री है वो भी चल जाएगा, लेकिन उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही ट्रेजरी मैनेजर हो गया। ऑफिसर 3 जो है उसके अंदर भी उन लोगों को ऐसा ही बंदा चाहिए जिसका 50% के मार्क्स हों, और डिप्लोमा या डिग्री हो बैंकिंग, फाइनेंशियल, मार्केटिंग या किसी भी चीज़ का, और 5 साल का उसको एक्सपीरियंस हो। तो ये मोटी मोटी बात जो निकल के आ रही है, आप इसे समझने की कोशिश करना। 50% आमतौर पे उन लोगों ने बोला है जो लोगों के आने चाहिए। तो अगर आपके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री है तो वो भी आपको चेक होगी, वहाँ 650 से ऊपर का आपको स्कोर चाहिए। तो अगर आपने मान लो कोई पैसे वैसे किसी के ले रखे हैं किसी बैंक के, तो वो क्रेडिट हिस्ट्री भी आपकी चेक करेंगे। अब अगली बात आती है जी फीस की। अगर आप स्केल 1 के लिए जा रहे हो तो भैया आपके लिए 175 रुपये की है SC ST के लिए, और जनरल ओ के लिए 850 रुपये की टिकट है, टिकट ही कहेंगे इसको। और बाकी मल्टीपर्पज़ के लिए जा रहे हो तो भी आपकी इतनी ही फीस आ रही है। तो अब ये थोड़ा सा टेस्ट है, वो आप समझ लेना। 45 मिनट का होने वाला है जिसमें रीजनिंग होना है। तो ये सारी आप समझ लेना, ये कोई ख़ास बात नहीं है। ये आपको समझ लो कि आपको ये लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, किस किस तरीके से टेस्ट होगा ये आप थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये इन लोगों ने निकाला हुआ लेटर। अब जो आपके जो भी आपकी कट ऑफ स्कोर आएंगे, उसमें उन लोगों ने बोला है कि ईच टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो भी होगा, ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होगा, वो वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग निकाला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरीके के आप सब टेस्ट दे दोगे तो आपको मान्य हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर वो अलग अलग जगह पे आएंगे, ये आप समझ लेना। इंटरव्यू एप्लीकेबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर 1 2 3 के लिए जो भी है, बाकियों के लिए सब टेस्ट है। इन टेस्ट तो सभी के लिए है, पर इंटरव्यू इन 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 3 पोस्टों के लिए है। तो ये हो गया, प्रोविजनल अलॉटमेंट हो गई, ये आप रहने दो, इसे मत पढ़ो। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी।
ये थोड़ा उन लोगों ने बताया कि जब आप पहुँचोगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो ये मोटा मोटा आपको सब पढ़ना है, मैंने आपको समझा दिया बड़ा बड़ा। ये एक बार पढ़ लेना, इसमें और कुछ खास चीज़ नहीं है। ये आमतौर पे वही चीज़ें लिखी हैं जो हर एक पेपर के लिए लिखी जाती हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह, क्योंकि काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन है, तो यार पढ़ लेना। तो बाकी इस तरीके से कोई भी मिसकंडक्ट मत करना, कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत देना, ये समझ लो आप इन चीज़ को। अनाउंसमेंट जो होगी आपको पता है 1 से 21 तारीख तक रहने वाला है। पेमेंट 1 से 21 तक ये होने वाली है। कॉल लेटर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग 10/7 को होगा। कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग 17/7 से 22/7। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जुलाई या अगस्त में जब भी होगा। और ऑनलाइन प्रिलिमिनरीज के ये आपको बता दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो ये सारा आप पढ़ लेना, इसके तरीके से ही चलने वाला है। ये आपको उन लोगों ने फिर बता दिया जो भर्तियाँ निकली हुई हैं किसके लिए कितनी निकली हैं। तो यहाँ पे आप समझ लो कि आप ये देखो कि जैसे जनरल के लिए 199 आंध्र प्रदेश में इस बैंक में निकली है, ठीक है। अगर हम सिर्फ आसाम की बात करें तो 120 निकली है जनरल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे नीचे स्क्रॉल करके चले जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी कितनी किस किस एरिया में निकली है। अब जैसे मैं पंजाब की बात कर लूँ तो पंजाब ग्रामीण में 70 निकली हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम वेस्ट बंगाल या उत्तराखंड की बात कर लें तो यहाँ 168 निकली हुई हैं। तो इस तरीके से आपको देख लेना है कि आप किस स्केल के लिए जा रहे हैं और किस तरीके से इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे पढ़ लेना, आप समझ लेना, क्योंकि आखिरी में कोई खास पढ़ने वाली बात है नहीं, ना ही बताने वाली बात है। तो देख लो, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। जो भी इनके एग्जामिनेशन सेंटर पढ़ेंगे वो आपको पता लग जाएगा। तो बाकी अप्लाई करो और ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन। बाकी मिलते हैं अगली जॉब में। थैंक यू।